Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Welcome back to Computer Organization and Assembly Language for BS Computer Science 4th semester. In previous lecture, we have talked about data types and some other topics. After that, as we have promised that we will be discussing the remaining topics of this chapter in this video. So I am here. The next topic in this section, we will be discussing some important elements like Little Indian procedure, like real world programming, and some directives like equal directive or equal sign directive. So these are very simple. Some terms at the end of the chapter number 3. The first thing, which is Little Indian order. Little Indian order, and keep remember, this is not INDIN Indian. This is END Indian. Okay, so we have two procedures. Let me open Paint. The first procedure is some people use Little Indian orders. Little Indian order, while some use Big Indian order. Big Indian order. These two are some procedure, but Intel 8088 or Intel IA32 processor use Little Indian order. In Little Indian order, suppose we have this number. Let's suppose I have a number 3 4 3 2 1 4. Let's suppose this is a number. I want to store this in Little Indian fashion. In Little Indian fashion, we have, let's suppose this is, now it is clear that there are about 1 2 3 4 bytes. It needs at least 4 bytes, and 4 bytes are in double word. In double word there are 4 bytes. So how it will store in memory? मैंने बताया था कि डबल वर्ड में क्या है, डबल वर्ड में डी वर्ड में कितनी बाइट्स है, 4 बाइट्स. अब एक बाइट में मैं मैक्सिमम 2 डिजिट स्टोर कर सकता हूं. एक बाइट में मैं मैक्सिमम 2 डिजिट स्टोर कर सकता हूं. तो एक है हमारे पास लिटिल इंडियन ऑर्डर, एक है बिग इंडियन ऑर्डर. लिटिल इंडियन ऑर्डर में क्या होता है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स या लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है उसको इस लोकेशन पे स्टोर करते हैं. 54 को यहां पर स्टोर करो, ठीक है. फिर उसके बाद है 43 को इस बाइट पे स्टोर करो. फिर है 12 को इस बाइट पे स्टोर करो, और फिर है 43 इसको इस बाइट पे स्टोर करो. ये है लिटिल इंडियन ऑर्डर. लिटिल इंडियन ऑर्डर में कहते हैं कि लोएस्ट बाइट पे क्या स्टोर करो. ये बाइट नंबर 0 है, ये बाइट नंबर 1 है, ये बाइट नंबर 2 है, और ये बाइट नंबर 3 है. तो लोएस्ट बाइट पे लीस्ट सिग्निफिकेंट को स्टोर करो, इसको कहते हैं लिटिल इंडियन ऑर्डर. अब बिग इंडियन ऑर्डर क्या कहता है कि बिग इंडियन ऑर्डर मुझे कहता है कि ये लेट सपोज मेरा डबल वर्ड है. डबल वर्ड में मैंने बता दिया कि 4 बाइट्स होते हैं. अब इन 4 बाइट्स में मैंने इस नंबर को अगर स्टोर करना है तो इसमें रिवर्स ऑर्डर पे स्टोर करते हैं. रिवर्स ऑर्डर इन द सेंस कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को किधर स्टोर करो, इधर 43 से स्टार्ट करो. फिर इसके बाद है 12 को इधर स्टोर करो. फिर है 43 को इस थर्ड बाइट पे स्टोर करो, और एंड में 54 है तो उसको लास्ट या हायर बाइट पे स्टोर करो. तो बिग इंडियन ऑर्डर क्या करता है कि लिटिल इंडियन ऑर्डर लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को इस नंबर पे स्टोर करता है, ठीक है. अच्छा, इधर देखिए, अब IA32 प्रोसेसर जो है ये लिटिल इंडियन ऑर्डर को अप्रोच करता है या यूज करता है. मेरे पास एक डबल वर्ड है, इसमें ये नंबर है, डबल वर्ड में ये डिजिट है मेरा, इसको मैं स्टोर करना चाहता हूँ. तो ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है, इसको मैंने स्टोर कर दिया 0000 पे.
फिर जो 56 है उसको मैंने स्टोर किया 0001 पे बाइट पे, 34 को मैंने स्टोर किया 0002 पे, और 12 को मैंने स्टोर कर दिया 12 को मैंने फोर्थ नंबर बाइट पे स्टोर कर दिया। तो इसको कहते हैं लिटिल इंडियन ऑर्डर। जो IA32 प्रोसेसर है इसको ये यूज करता है लिटिल इंडियन ऑर्डर को, ठीक है। जो दूसरा है एडिंग वेरिएबल टू एड सब। जो एड सब प्रोग्राम था पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने डिस्कस किया था, उसमें वेरिएबल्स नहीं थे, डेटा सेक्शन उसमें नहीं था, उसमें वेरिएबल हमने यूज नहीं किए थे। क्योंकि अब हमने वेरिएबल डिस्कस कर लिए हैं तो अब मैं चाहूंगा कि उन वेरिएबल्स को मैं प्रोग्राम में यूज करूं। तो वेरिएबल को प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं, मैंने बताया था कि इंक्लूड एरविन डॉट 32 मतलब मैं 32 बिट या प्रोटेक्टेड मोड प्रोग्रामिंग लिख रहा हूं। इस प्रोग्राम में मेरा डेटा सेक्शन यहाँ पे डेटा डायरेक्टिव क्या बता रहा है कि डेटा सेक्शन शुरू हो गया। यहाँ पर मेरा प्रोग्राम के अंदर डेटा डिफाइन होगा। मैं ले रहा हूँ वैल्यू 1 या वेरिएबल 1, इसका डेटा टाइप डबल वर्ड है और इसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ 10,000 H क्या बता रहा है कि ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है। फिर मैं ले रहा हूँ वेरिएबल 2, डेटा टाइप इसका डबल वर्ड है, उसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ 4000। फिर मैं क्या करता हूँ वेरिएबल 3 लेता हूँ, वैल्यू 3, इसका डेटा टाइप भी डबल वर्ड है और इसमें मैं 20,000 स्टोर कर रहा हूँ। अब मैं करना क्या चाहता हूँ कि इन दोनों को जमा करके ये सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और फाइनल जो रिजल्ट आता है इसको फाइनल वेरिएबल में स्टोर करता हूँ। यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए। आगे मेरा जो डेटा सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब मैं कोड सेक्शन में आ जाता हूँ, मैं कोडिंग करता हूँ इसका। तो कोड सेक्शन में डॉट कोड डायरेक्टली से कोड सेक्शन शुरू हो रहा है। फिर मेरा मेन प्रोसीजर शुरू हो रहा है। मेन प्रोसीजर में मैं क्या कर रहा हूँ कि मूव AX EAX एक्सटेंडेड AX वैल्यू 1, इस वेरिएबल 1 को मैं मूव कर रहा हूँ किसमें, EAX में, ठीक है। क्योंकि मैं डायरेक्ट मेमोरी को मतलब एक्सेस तो कर सकता हूं, लेकिन दो मतलब एडिशन के वक्त में दोनों मतलब मैं ये नहीं कर सकता कि ऐड वेरिएबल 2 टू वेरिएबल 1, दोनों मेमोरीज में एक्सेस नहीं करता, इसलिए बीच में मैं रजिस्टर को यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि वैल्यू 1 को मूव करो EAX रजिस्टर में, फिर ऐड वैल्यू 2 टू दिस EAX रजिस्टर। इस EAX में पहले 10,000 मैंने स्टोर किया, अब मैं ऐड कर रहा हूं इस 40,000 को AX में, मतलब 10,000 इसमें ऑलरेडी है, अब 40,000 भी इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो अब AX रजिस्टर में क्या आएगा, 50,000, क्योंकि 10,000 इसमें ऑलरेडी है और 40,000 इसको ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50,000। अब मैं कह रहा हूं कि सब्ट्रैक्ट सब करो EAX से वैल्यू 3। अब ये मेरा डेस्टिनेशन है, चेंजेस इसमें होगी। EAX में से वैल्यू 3 को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो अब मेरा इसमें आएगा 30,000, क्योंकि ये दोनों जमा हो गए, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 जमा हो गए और इसमें से ये वेरिएबल 3 जो है या वैल्यू 3 सब्ट्रैक्ट हो गया। अब मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया EAX में। अब इस EAX से जो फाइनल रिजल्ट है उसको मैं मूव कर रहा हूँ फाइनल वैल्यू या इस वेरिएबल में। तो मेरे प्रोग्राम का कोड जो है वो यहाँ तक है। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, आउटपुट को शो कर रहा हूँ। तो डंप जो फंक्शन है ये मुझे रजिस्टर्स का स्टेटस शो करेगा, ठीक है। इसके बाद मेन एंड पी और एंड मेन पी, मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर है मिक्सिंग डेटा एंड कोड सेक्शन। तो इस प्रोग्राम के अंदर मैं डेटा सेक्शन को अलग लिया है और कोड सेक्शन को अलग, लेकिन इसको मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पर डेटा सेक्शन शुरू हो गया, यहाँ पर लेट सपोज मैं कोड सेक्शन को शुरू कर रहा हूँ, यहाँ पर डेटा सेक्शन फिर शुरू कर रहा हूँ, फिर यहाँ पर कोड सेक्शन शुरू कर रहा हूँ। तो इस तरह मैं मिक्सिंग कर सकता हूँ। लेट सपोज इस प्रोग्राम में लेट सपोज ये कोड सेक्शन है, फिर बीच में डेटा सेक्शन आ गया, फिर कोड सेक्शन आ गया, फिर डेटा सेक्शन। तो इस तरह मिक्सिंग हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ मेरे प्रोग्राम में दिखाई देगा। मेमोरी में फिर क्या होगा, डेटा सेक्शन मेमोरी पे अलग होगा और कोड सेक्शन अलग होगा। कंप्यूटर पे इस तरह होगा। जो मेरा प्रोग्राम है इसके दो सेक्शन होते हैं, एक होते हैं डेटा सेक्शन, एक होता है कोड सेक्शन। तो जो मैं डॉट कोड लिखूंगा वो कोड सेक्शन में जाएगा और जो मैं डॉट डेटा के अंदर लिखूंगा वो डेटा सेक्शन के अंदर जाएगा, ठीक है। सिंबॉलिक कांस्टेंट, जैसा कि हम इस C++ प्रोग्रामिंग में क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट्स बना सकते हैं। मैंने बताया था कि एक डिफाइन डायरेक्टिव है define C++ में। define के थ्रू हम क्या करते हैं,
एक कांस्टेंट बनाते हैं या हम कांस्ट कीवर्ड लगाते हैं। लेट्स सपोज मेरा एक इंटीजर x इज इक्वल टू 20 है और मैं इस x से कांस्टेंट बनाना चाहता हूं, तो मैं इंटीजर से पहले मैं क्या लगाता हूं, कीवर्ड कांस्ट लगाता हूं। उस कीवर्ड कांस्ट की वजह से क्या होता है, एक वेरिएबल बन जाता है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट जो है ये जो है इसमें इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती प्रोग्रामिंग के एग्जीक्यूशन के वक्त, और जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के वक्त चेंज हो सकती है। इधर असेंबली लैंग्वेज में जो कांस्टेंट है ये मेमोरी को ऑक्यूपाई नहीं करते और इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो मुख्तलिफ तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट बना सकते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर। एक तरीका जो है वो इक्वल साइन है, इक्वल साइन के थ्रू भी हम बना सकते हैं। हम इको डायरेक्टिव भी यूज कर सकते हैं, हम टेक्स्ट इको भी यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा हम एरे का साइज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले नंबर पे है इसको इक्वल साइन डायरेक्टिव कहते हैं। इक्वल साइन डायरेक्टिव का मतलब क्या है कि हम एक 32 बिट एक्सप्रेशन को असाइन कर सकते हैं एक वेरिएबल को या सिंबल को, ठीक है। और क्या होगा, ये अब मेमोरी में स्टोर नहीं होगा ये एक्सप्रेशन, इसका रिजल्ट, लेकिन इस वेरिएबल में स्टोर होगा, और इस वेरिएबल से हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। प्रोग्राम में हम इसको एक्सेस करेंगे। इसको लिखने का मकसद क्या है, लेट सपोज मैं अकाउंट में 500 स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर इस अकाउंट को मैं मूव कर रहा हूँ रजिस्टर में। तो इसका मकसद क्या हुआ, क्यों हम डायरेक्ट इधर 500 क्यों नहीं लिखते? इसका मकसद यह है कि लेट सपोज मैं इस 500 को 5 मरतबा यूज करना चाहता हूं, तो इधर मैंने एक दफा लिख दिया, अब मैं बार बार 500 लिख रहा हूं 5 दफा। लेट सपोज अब 500 की वैल्यू, काउंट की वैल्यू चेंज हो गई, 600 हो गई। तो अब अगर मैंने काउंट यूज किया हुआ है तो सिर्फ मैं इधर इसको 600 करूंगा तो हर जगह पर 600 होगा। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट 600 मतलब इस डिजिट को यूज करूं तो मैं 6 जगहों पे जाके इसको, मुझे जाके 6 जगहों पे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसमें ये जो नेम है ये एक सिंबॉलिक कांस्टेंट बन गया, और ये इस कांस्टेंट में एक वैल्यू 32 बिट वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो हम एरे का साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एरे का साइज कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल तरीका है कि ये जो डॉलर साइन है ये हमें देता है द टोटल साइज ऑफ द सेक्शन, द टोटल साइज ऑफ द डेटा सेक्शन, और इस टोटल साइज ऑफ द डेटा सेक्शन से हम लिस्ट को क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें। ये हमें टोटल ऑफसेट देता है, टोटल ऑफसेट एड्रेस कि मतलब इसका टोटल ऑफसेट कितना है। इसमें से हम लिस्ट को माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं, लिस्ट या एरे साइज को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें इस लिस्ट का साइज मिल जाता है। टोटल ऑफसेट जो है इस एरे ने जितना मतलब जो इसका वैल्यू है, लेट सपोज इसने एक ऑफसेट एड्रेस ऑक्यूपाई की है मेमोरी में, तो उस ऑफसेट से अगर हम इस लिस्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लिस्ट सब्ट्रैक्ट करने से हमें क्या मालूम होगा, इस एरे का साइज मालूम होगा बाइट्स में, ठीक है। अगर ये बाइट डेटा टाइप है तो सिंपली इसमें से हम इस डॉलर साइन से लिस्ट को सब्ट्रैक्ट करो एरे का नाम, तो हमें क्या मिल जाता है, बाइट्स डेटा टाइप, बाइट्स एरे का साइज हमें मिल जाता है, ठीक है। अगर ये हमारे पास वर्ड है तो वर्ड चूंकि बाइट में तो एक ही बाइट होता है, तो मतलब हमें नंबर ऑफ बाइट्स, सिंपली हमें नंबर ऑफ बाइट्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर ये वर्ड में है तो वर्ड में तो फिर 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, और हमें साइज क्या बताता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं। सपोज इस एरे में, इस एरे की साइज कितने हैं, 4 है, ये बाइट है तो सिंपली इसको काउंट करो। अच्छा, तो हर बार हम काउंट नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, कंपाइलर में एक प्रोसीजर बनाया गया है ताकि हमें एरे का साइज बताया जा सके। अब इसमें चूंकि इसमें वर्ड है तो वर्ड में 1 2 3 4 ये मुझे मेमोरी देगा 8 बाइट्स। अब मुझे इसमें इस एरे की साइज तो 4 है, लेकिन चूंकि हर एक एलिमेंट जो है वो वर्ड 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, तो इसको अगर मैं 2 पे डिवाइड न करूं तो ये मुझे 8 देगा रिजल्ट में। अब एरे की साइज 4 है लेकिन ये मुझे 8 दे रहा है, इसलिए मैं इसको 2 पे डिवाइड कर रहा हूं कि मतलब ईच एलिमेंट हैज 2 बाइट्स, तो मुझे एरे का साइज मिल जाएगा। अगर ये डबल वर्ड हो तो फिर हम इसको 4 पे डिवाइड करेंगे। देखो इस डबल वर्ड में हम क्या करते हैं, इसको 4 पे डिवाइड करते हैं। अगर इसको मैं 4 पे डिवाइड न करूं तो ये मुझे देगा एरे साइज 16, तो मैं इसको 4 पे डिवाइड करता हूं ताकि मुझे 4 मिले।
ठीक है। अब इसके बाद मैंने बताया था कि इक्वल डायरेक्टिव है। इक्वल डायरेक्टिव जो है डिफाइन अ सिंबल एज आइदर एन इंटीजर और टेक्स्ट एक्सप्रेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम टेक्स्ट एक्सप्रेशन या इंटीजर एक्सप्रेशन मतलब एक कांस्टेंट बना सकते हैं और इसको रीडिफाइन नहीं कर सकते। जो ये इक्वल साइन डायरेक्टिव है इसको हम रीडिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज इधर मैंने अकाउंट नेम यूज किया है तो इस अकाउंट नेम को मैं बार बार यूज कर सकता हूं, लेकिन इधर इस इक्वल डायरेक्टिव में मैं इस एक बार अगर इसको डिफाइन करूं तो इसके ऊपर मैं चेंज नहीं कर सकता। लेट्स सपोज मैं पाई को डिफाइन करना चाहता हूं तो पाई मैंने लिख दिया वेरिएबल नेम या कांस्टेंट नेम, सॉरी कांस्टेंट नेम इक्वल इसका डायरेक्टिव है। मतलब मैं एक क्या कर रहा हूं, एक कांस्टेंट। इस इक्वल का मतलब है कि मैं एक कांस्टेंट डिफाइन कर रहा हूं और इस कांस्टेंट में वैल्यू स्टोर होगी 3.1416। ठीक है। अच्छा, इधर प्रेस की जो है ये मैं एक स्ट्रिंग कांस्टेंट बना रहा हूं किस लाइब्रेरी की मदद से, इस लाइब्रेरी की मदद से, और इस स्ट्रिंग में मैं स्टोर कर रहा हूं प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ठीक है। और इसमें 0 जो है ये बताता है कि यहाँ पर स्ट्रिंग क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब डेटा सेक्शन में मैं क्या करता हूं कि प्रॉम्प्ट बाइट प्रेस की, प्रॉम्प्ट मैंने एक एरे लिया, टाइप इसकी बाइट है और इसमें मैंने स्टोर की प्रेस एनी की। इस स्ट्रिंग कांस्टेंट को मैंने इस वेरिएबल में स्टोर किया। ठीक है। अब ये जो है ये मैं बना रहा हूं एक इंटीजर कांस्टेंट 10 into 10 मल्टीप्लाई बाय 100 और ये मेरा बन जाएगा एक स्ट्रिंग कांस्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है। M2 में आएगा 100 और M1 में आएगा 100, M2 में आएगा मेरे ख्याल में इस तरह ये। ठीक है। अच्छा, एक और हमारे पास डायरेक्टिव है, इसको कहते हैं टेक्स्ट इको डायरेक्टिव। टेक्स्ट इको डायरेक्टिव है जो ये भी टेक्स्ट के लिए यूज होती है ये डायरेक्टिव। इसका मकसद जो है वो कि मतलब हम टेक्स्ट को यूज करें तो टेक्स्ट जो है वो 3 किस्म के हैं। सिंपल टेक्स्ट है, मैक्रो टेक्स्ट मैक्रो है, एक और किस्म भी है। तो इसको बनाने के लिए कंटिन्यू मैसेज लेट्स वो टेक्स्ट एक यूज की डायरेक्टिव है और ये मैंने स्ट्रिंग कांस्टेंट डिफाइन कर दिया। रो साइज इक्वल टू काउंट, ये मैंने इक्वल साइन डायरेक्टिव यूज की। इक्वल साइन डायरेक्टिव के थ्रू इसमें मैंने 5 स्टोर कर दिया, 5। अब ये भी एक कांस्टेंट है। अब हम प्रॉम्प्ट में कंटिन्यू मैसेज डालते हैं और काउंट में हम क्या डालते हैं, रो साइज मल्टीप्लाई बाय 2। तो इस 5 2 से मल्टीप्लाई होगा और इस काउंट में स्टोर होगा तो इसमें 10 आएगा। ठीक है। और मूव टेक्स्ट इको, अब मैंने बता दिया कि ये जो मूव टेक्स्ट मूव जो है इसको मैं जाहिर करना चाहता हूं इस मूव की मदद से। अब ये मूव जो काम करेगा अब वो ये भी करेगा, सॉरी ये मूव जो काम कर रहा है अब ये मूव भी ये काम करेगा। ठीक है। लेट्स सपोज मूव AL काउंट, AL में क्या करूं, AL रजिस्टर में काउंट को मूव करो। अच्छा, इसके बाद है रियल एड्रेस प्रोग्रामिंग। तो मैंने बता दिया कि रियल एड्रेस प्रोग्रामिंग क्या है। कि रियल एड्रेस प्रोग्रामिंग वो है कि जब हम 16 बिट रजिस्टर्स को यूज करते हैं और हम 1 MB से लेके 1 MB से लेके कुछ MBs तक की मेमोरी एक्सेस करते हैं। और इसमें MS-DOS और यूनिक्स के लिए अगर हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम रियल एड्रेस मोड को एक्सेस करते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि मस्ट बी अवेयर ऑफ बोथ सेगमेंट एंड ऑफसेट। इसमें हमें पता होना चाहिए कि कौन सा हमारा ऑफसेट एड्रेस है और कौन सा हमारा सेगमेंट एड्रेस है। और हम इसमें 32 बिट फंक्शंस या विंडो के फंक्शंस कॉल नहीं कर सकते। इसमें हम सिर्फ MS-DOS के फंक्शन कॉल कर सकते हैं और ये इसमें हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, 640 के प्रोग्राम मेमोरी 640 हम प्रोग्रामिंग के थ्रू सिर्फ 640 मतलब 640 के भी मेमोरी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। जो मतलब 1 MB तक मेमोरी है। मतलब डेटा सेक्शन और कोड सेक्शन में हम सिर्फ 640 को एक्सेस कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट इसकी क्या है कि हम पहले क्या करते थे कि इंक्लूड 32.inc कर रहे थे, तो इधर हम करेंगे 16.inc। और एक और बात कि हम डेटा सेगमेंट को DS को क्या करेंगे, डेटा सेगमेंट को असाइन करेंगे DS में
और फिर हम क्या कर सकते हैं 16 रियल एड्रेस मोड प्रोग्राम लिख सकते हैं। ये जो प्रोग्राम है ये वही प्रोग्राम है जो हमने पिछले लिखा है, लेकिन पिछले वर्जन में हम 32 बिट के लिए लिख रहे थे। ये वर्जन जो है ये हम 16 बिट के लिए कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं कि इंक्लूड एरवेन 16, उधर हमने लिखा था 32 का मतलब है कि ये प्रोटेक्टेड मोड प्रोग्राम है, लेकिन इधर मैं एरवेन 16 लिख रहा हूं। इसका मतलब ये है कि ये एक उधर हम 16 बिट को एरवेन 32 यूज कर रहे थे, तो उसका मतलब था प्रोटेक्टेड मोड प्रोग्रामिंग। इधर मैं एरवेन 16 यूज कर रहा हूं, इसका मतलब है कि ये रियल एड्रेस मोड प्रोग्रामिंग है। बाकी प्रोग्राम तो सारा का सारा है। इधर मैंने कहा था कि हम डेटा सेक्शन को असाइन करेंगे डेटा सेगमेंट को, डेटा सेक्शन का एड्रेस हम असाइन करेंगे डेटा सेक्शन को। प्रोग्राम का जो डेटा सेक्शन होता है, मेमोरी का जो डेटा सेक्शन है तो होता है, उसमें हम स्टोर करेंगे। तो वो स्टोर करने का तरीका क्या है कि हम पहले @data मतलब इस डेटा सेक्शन को स्टोर करेंगे एक वेरिएबल एक रजिस्टर ax में। फिर इधर देखिए, इधर मैं यूज कर रहा हूं ax, ठीक है। फिर उसको मैं यूज करूंगा मूव ax, इस ax को ax में आया है एड्रेस ऑफ डेटा सेगमेंट, इस डेटा का एड्रेस आया है इस ax में। अब इस ax से मैं मूव कर रहा हूं इस डेटा सेक्शन के एड्रेस को डेटा सेगमेंट में, तो मूव ds ax। बाकी सारा का सारा प्रोग्राम जो है वो वही है, लेकिन अगर आप 16 बिट या रियल एड्रेस मोड प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो ये दो चेंजेस खामखा करने होंगे, ठीक है। यहाँ तक ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 3। इसके बाद हमारा होगा चैप्टर नंबर 4, वो कुछ अर्थमेटिक और कुछ एक्सप्रेशन वगैरह के बारे में है, तो वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को, यासिर को मैंने असाइनमेंट दिया था, अभी तक मुझे उसका कोई पता नहीं चला कि आप ऐसा करें कि जो प्रोग्राम हमने किए हैं, 2-3 प्रोग्राम किए हैं, वो मैंने कहा था कि आप रन करके उसको वीडियो बनाएं और वो वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। तो यासिर ने अगर वीडियो नहीं देखी या उसको पता नहीं, तो यासिर आपके लिए दोबारा वो मैं वो बात बता रहा हूँ। उसके बाद फिर हम आगे भी प्रोग्राम्स देखेंगे, ठीक है। तो आप इस पे एक सिंपल वीडियो बनाएं और मुझे मेरे साथ व्हाट्सएप में शेयर करें, या मतलब ग्रुप में शेयर करें, ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि मतलब इसमें हम प्रोग्राम कैसे लिखते हैं और कैसे रन करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।